नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं बालावाला में। बालावाला में मुझे जानकारी मिली थी कि ललित बाड़ाकोटी जी एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और आप डेयरी फार्मिंग पर काफ़ी काम कर रहे हैं और आप उत्तराखंड के पहले केसीसी धारक हैं। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के धारक हैं आप पहले, और आप डेयरी फार्मिंग के से जुड़े लोगों के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अभिनव पहल रोजगार से जुड़ जाए, और आप इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे आपके पास प्लान हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो अप्लाई हो और इससे डेयरी फार्मिंग और आगे बढ़े। तो हम मुलाकात करते हैं श्री ललित बाड़ाकोटी जी से। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे इसके पूरी जो डेयरी फार्मिंग है इसके बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताइएगा सर, आपने कैसे शुरुआत की इसकी और अभी आप किस स्थिति में है इसको आगे बढ़ाने की, और अभी और आपके क्या क्या प्लान है? 2016 में मैंने ये शुरू किया था। हम गाय तो पहले से पालते थे, लेकिन 2016 से पहले सब भाई अलग अलग हो गए तो गाय भी बेच दी। फिर हमें दूध मोल आने लगे और एक बार स्थिति ये आई कि यहाँ हम जैसे ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते थे गाय होने पे, लेकिन गोबर नहीं मिला, खाद नहीं मिली। तो फिर लगा कि यार गाय दूध भी देती थी और खाद भी देती थी। तो फिर इस पे विचार हुआ, तो ये हुआ कि भाई कुछ ना कुछ जो है गाय तो पालनी चाहिए, और गाय कैसे पालें, कौन पालेगा, कौन देख रेख करेगा। तो पूरे समय के लिए फिर हमने डेयरी का विचार किया, एक आदमी रखेंगे और कुछ गाय पालते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ और बहुत अच्छा काम है, क्योंकि गाय हम बचपन से ही देखते आए हैं। और इसके बाद हमने अपने जो जितने भी आसपास के पशुपालक थे इन सबको भी जोड़ा, जो दूध का काम करते हैं, और उनका एक रोज़गार का साधन था। और हमने कहा भाई थोड़ा आय और अच्छी बढ़े तो इसके साथ कम से कम आप अपने लिए सब्जियां भी तैयार करो। और क्योंकि ये शहरी क्षेत्र होने लगा, सब लोग गमलों में छोटी छोटी क्यारी में फूल भी लगाते हैं और सब्जियां भी करते हैं। अब हम जो बड़े घर हैं उनको भी ये कह रहे हैं कि भाई आप 2-4 गमलों में अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जी भी उपजाओ, जो मेरे यहाँ से खाद ले जाते हैं। तो हमने कहा भाई कि अपनी जो सब्जी का पैसा एक तो बचेगा, और दूसरा क्या है कि जो बर्मी कंपोस्ट है इसके हमने सरकार के माध्यम से भी, और जो सरकार से तो 1 या 2 मिलते हैं, लेकिन हमने 5-5, 7-7 ऐसे बर्मी कंपोस्ट के पिट भी बनाए। और इसके साथ साथ हमने बायोगैस का भी, हमारी गैस फ्री रहे। और गैस उस समय तो गैस मिलने में भी बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन बायोगैस में कोई दिक्कत नहीं, और आराम से गैस की भी बचत हो रही है, सब्जियां भी हमें अच्छी मिलती हैं। और अभी हमारा और एक है कि जिस पे थोड़ा ज़्यादा जगह है, वो कुछ जैसे नींबू के पेड़, आंवले के पेड़, इस तरह के पेड़ भी लगाएं, और हम उसका भी जो है प्रोसेस कर सकते हैं। हम अचार बना सकते हैं, और हम इस तरह के प्रोडक्ट तैयार कर लें ताकि जो घर के चूल्हे के लिए या उसके लिए किचन के लिए काम आती हैं, तो हर चीज़ मोल ही ना हो, तो ऐसा करके विचार बनाए हैं। तो आपने अभी किसानों के संघ भी बनाए हैं, आपने किसानों को जोड़ा है अपने साथ। लगभग कितना किसान आपने उत्तराखंड का अपने साथ जोड़ा हुआ है? एक तो हमने यहाँ पर 10 लोगों का हमारा एक बहुउद्देशीय डेयरी कृषक स्वयं सहायता समूह चलता है, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए हमारा इकट्ठा हो गया है। हम आपस में लोन लेते हैं, क्योंकि बैंक की फॉर्मेलिटी अगर 1 लाख लेना हो तो 1 करोड़ की ज़मीन या मकान वहाँ पर रखना पड़ता है, मॉर्गेज करना पड़ता है। हम 1 लाख रुपए माने 5 मिनट नहीं लगता हमें। हमारा मेंबर कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और तुरंत हम चेक काट लेते हैं। तो पिछले 2017 से हम एक समूह भी चला रहे हैं, और एक पिछले 1 दशक पुरानी संस्था है प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, PDFA उत्तराखंड। ये पंजाब की तर्ज में, पंजाब में बहुत प्रभावी संगठन है। तो यहाँ पर भी लगभग 5000 पूरे प्रदेश से उसमें किसान जुड़े हैं, और समय समय पर लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बैठकें की हैं। दूसरा, जो नए लड़के थे जो रोज़गार स्वरोजगार के लिए बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, तो हमने उनके प्रशिक्षण उनके यहाँ पर जा कर के भी कराए, और उनको कोई दिक्कत ना हो। जो दिक्कतें हमने झेली वो उनको नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने। जो SHG है उसमें 10 मेंबर हैं। जी। और उसमें आप बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए तक का लोन जो है हम लोग बिना किसी कागजी कार्रवाई के सहमति के आधार पर उनको दे देते हैं। तो किस तरह की मदद है ये, मतलब वो लोग किस तरह के कार्य करते हैं उससे डेयरी फार्मिंग से जुड़े? मान लो किसी को गाय लानी है जी, या कुछ निर्माण करना छोटा मोटा, जी, या जैसे कोई भूसा स्टोर बनाना है,
और या मुझे फीडिंग का या सप्लीमेंट वगैरह ये सब लेने होते हैं तो इसके हिसाब से लेते हूँ। और दूसरा उनकी किस्त बन जाती है कि वो महीना महीना वापस भी करते रहें, और 1% हमने उसमें ब्याज रखा है। तो लगभग इस समय 5-1 लाख रुपये हमारा मेंबर्स में है। और कुछ हम जो डेयरी के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे गायों के लिए मैट है, जो हमारा कर्मचारी वो जूता पहनता है उसके जूते हैं, और तसले हैं, फड़वे हैं, ऐसे कुछ इक्विपमेंट, या छोटे बच्चों को निप्पल से दूध पिलाने की बोतल होती है, ऐसे इक्विपमेंट्स भी हम एक साथ खरीद लेते हैं। तो 2-2.5 लाख 3 लाख का हम सीधे कंपनी से खरीदते हैं। और किसानों को माने जो हमारा खर्चा होता है उसमें 150 रुपये केवल समूह उसके ऊपर लेता है। तो सबको हम देहरादून में पूरी ये चीज़ें भी हम उनको उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा सर, जैसे डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हैं, शहर में डेयरी फार्मिंग पर तमाम तरह के जो प्रतिबंध लग जाते हैं, चाहे नगर निगम के स्तर पर हो, चाहे जिला प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे वो वेटनरी अफसर के स्तर पर हो। जब ये पूरा जो क्षेत्र है, ये बालावाला वाला जो इलाका है, पहले ये ग्रामीण क्षेत्र था, अब ये नगर निगम क्षेत्र में आ गया है, तो क्या इस तरह की चुनौतियों का सामना आप लोग अभी कर रहे हैं क्या? इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो ये हो रही है कि जैसा यहाँ नगर निगम का रुख है और जो मतलब सहयोग है, उसके आधार पे तो ये सेक्टर में काम करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। वो छोटे मोटी किसी की शिकायत पे भी, जिस पे पर्याप्त जगह है, जिसका गोबर या गौमूत्र कोई रोड पर नहीं जाता, कोई पानी डेयरी का रोड पे नहीं जाता, उसके भी चालान काट जाते हैं। मान लो अब जो पड़ोस में नए मकान बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ बसावट तेज़ी से बस रही है, तो वो लोग अगर पड़ोसी उसके साथ थोड़ा बनती नहीं तो कोई शिकायत कर देते हैं, और इसके कारण सीधे नगर निगम को शिकायत जाती है, नगर निगम आकर के चालान काट जाता है। कुछ भी नहीं मिला। कई लोग ऐसे थे, कई किसान, कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, सार्वजनिक कोई दिक्कत नहीं थी, तो पता चला कि साहब उस पर टैग नहीं लगा बच्चों पे या गाय पे, तो उसी पे चालान काट के चले गए। तो ये बहुत दिक्कतें इसमें हैं। हमारा ये कहना है कि इस पे नगर निगम एक सॉलिड नीति बनाए, और ताकि पशुपालक का जो स्वरोजगार, क्योंकि इस क्षेत्र में लॉकडाउन के बाद लगभग 70% लोग से भी ऊपर जो है डेयरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब जो पहले से कर रहे हैं या अब कर रहे हैं, और बड़े बड़े अच्छे पढ़े हुए लिखे लड़के इसे कर रहे हैं, अब उनको मानो ये सब जानकारी नहीं थी। कई जानकारी हम देते रहते हैं, लेकिन स्पष्ट नीति न होने के कारण, और अभी जब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी कईयों के लोन हुए, तो बैंक कहता है कि जी आप एनओसी लाओ, और ऐसा एनओसी देने का नगर निगम में और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कोई नियम और कोई कानून नहीं है, कोई उनकी नीति नहीं है। और इसके कारण ऐसे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उनको बहुत दिक्कत है। इसलिए 1-1.5 साल पहले एक विज्ञापन डाला कि साहब जो है अब डेयरी फार्मर्स को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और नगर निगम से एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ कि जो आसपास किसी से नहीं बनती, तो उन्होंने शिकायतें की। वो कहते जी एनओसी लाओ। अब नगर निगम ने आज तक कोई भी एनओसी, मेरे नॉलेज में तो है नहीं कि उन्होंने दी हो। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ आपसे, उसी पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि जैसे एनओसी की बात आप करते हैं, तो एनओसी के लिए जैसे कि आप कह रहे हैं कि डेयरी को लेकर नगर निगम के पास अभी कोई पॉलिसी नहीं बनी है। जब आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें वो मांगते हैं कि एनओसी चाहिए। जी। तो जब नगर निगम से एनओसी नहीं मिलेगी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी नहीं मिलेगी, तो क्या लगता है कि आपको कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो क्या कुछ असफल मानी जाएगी जी। और बैंक में आने के बाद बैंक मांग रहा है इसको, तो बैंकों को भी, हमने कई बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई, जैसे हमारे मेंबर वहाँ जाते हैं, तो हमने कहा कि भाई आप लिख के दो, क्या ऑर्डर है आपके पास, या तो बैंक का ऑर्डर है तो बताओ, और अगर बैंक का ऑर्डर नहीं तो आप इसका लोन करो, और आप लिख के दो, तो हम फिर नगर निगम या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाएंगे। और यहाँ पर ये भी हो रहा है कि जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो नियम कानून हैं, उनको ही लेकर के यहाँ का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी वो करता है, लेकिन इनका अपनी कोई गाइडलाइन नहीं है, उसी को फॉलो करते हैं। और उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि गाय से कोई प्रदूषण होता है, गाय के गोबर से कोई प्रदूषण होता है। हमारा मानना ये है कि गाय का जो भी गोबर या गौमूत्र है वो सड़क या नाली में न जाए, उसकी जो प्रोसेस है वो उसी खेत में या उसी स्थान पर हो जाए, उसका बर्मिंग कंपोस्ट हो जाए, गौमूत्र के लिए कोई पिट खुद जाए, ज़मीन में चला जाए, ये चीज़ हो। लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी नीति नहीं है, और इसके कारण बहुत लोग दुखी हैं और उनको दिक्कत होती है। अच्छा सर, एक चीज, जैसे कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर पशुपालन होगा, लाजिमी है। जी। और क्योंकि कृषि भी यही है, तो कृषि जहाँ है वहाँ पशुपालन होता है, पर ये नगर निगम क्षेत्र में आ गया है।
कुछ प्लान, क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जो आप बताएंगे कि ये होना चाहिए? हमने पूर्व मुख्यमंत्री जो इनसे पहले थे उनको भी दिया था, नगर निगम को भी दिया था, और हमने ये कहा कि जैसे लुधियाना है पंजाब में, तो लुधियाना शहर ने सारी डेयरियां एक जगह शिफ्ट कर दी, उसको डेयरी नगर ही कर दिया, और शहर से सब जो डेयरी संचालक थे उनको एक जगह सरकार ने अलॉट की और वहाँ वो पशु पालते हैं, दूध शहर में आता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में एक नियम किया कि वो सब डेयरियों से कच्चा गोबर ही उठा लेते हैं और उसका 2 रुपये किलो के हिसाब से किसान को भी देते हैं। बाद में उसका वो कंपोस्ट बना करके सरकार उसे बेचती है। मैंने खुद नगर निगम के और मेयर साहब को कहा था कि हम आपको उसकी गौ कास्ट की लकड़ी बना करके भी, जो शहर में 2-3 हमारे शवदाह गृह हैं उनमें हम दे सकते हैं, अगर हमें जगह मिलेगी, तो थोड़ा उसको सुखाने के लिए जगह चाहिए। और शहर में क्योंकि अब लोग गमले, सब्जी, ये सब छोटी मोटी किचन गार्डन बनाते हैं, उसके लिए हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। और जिनकी बहुत दिक्कत है, कम जगह है और पशु ज़्यादा हैं, तो जो एकदम सड़क पर हैं उनके लिए हमने निगम को सुझाव दिया कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या इनके लिए तय कर दो कि ये इतने पशु से ज़्यादा नहीं रखेंगे ताकि गंदगी ना हो सके। आप लगातार ये प्लान आप सरकार को और सरकार से जुड़ी हुई एजेंसीज को बताते रहे हैं, आपको क्या समझ में आता है कि इसको लागू नहीं करने या इस पर काम नहीं करने की क्या वजह रही होगी? उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी समस्या पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, और जब से मैं प्रत्यक्ष किसानों से और उनके बीच में जाता हूँ, यहाँ के जो अधिकारी वो बहुत हल्के में इन चीज़ों को लेते हैं। वो किसानों के सुझाव बहुत कम, ऐसी कभी बैठकें ही नहीं होती। एक बार खुद सीडीओ थे उस समय, बंशीधर तिवारी, वो मेरे यहाँ पर ऐसे ही आए थे और उन्हें हमने कहा था कि भाई किसानों की समय समय पर बैठकें होनी चाहिए। तो उन्होंने बैठक शुरू की थी और उन्होंने बाकायदा हमारा थैंक्स भी किया था कि इन्होंने ऐसी बैठक कराई थी। उन्होंने जिला स्तर के सारे अधिकारी बुलाए, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे जो सीडीओ थे वो ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन अगर ये समय समय पर अलग अलग जो जिस तरह का काम करे, कोई डेयरी वाले हैं, कोई मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, जो भी खेती से जुड़े हुए वो हैं, या जो सब्जी का काम कर रहे हैं, फल का काम कर रहे हैं, बागवानी का कर रहे हैं, इन सब की समय समय पर मीटिंग हो, उनके सुझाव हो। और हमारा ये था कि जो कर रहा है उसकी क्या दिक्कतें हैं और वो कितना अच्छा हो सकता है। तो अगर उसको जो सुविधाएं हैं वो जिस तरह का चाहता है, उस तरह की नीति ऐसी बननी चाहिए कि उसको वो चीज़ दे दी जाए। ये ना हो कि भाई सबको मिला करके यदि आप बनाएंगे तो ना तो लोग फिर उससे प्रेरित होते हैं। मान लो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और सरकार मेरा पूरा सहयोग करे, तो 4 किसान मुझे देख करके फिर कहेंगे अच्छा भाई किसान, सरकार उसी की मदद करे जो अच्छा काम कर रहा है। तो थोड़ा सा अधिकारी इसको हल्के में लेते हैं। जो हमारे राजनेता हैं उनका जो ज़मीनी अनुभव कम है, और इसलिए क्या है कि अधिकारी उनको जैसा कहते हैं वो वैसा मान लेते हैं, और इसलिए जो किसान या किसी भी क्षेत्र के हित के लिए जो काम होते हैं वो व्यावहारिक नहीं है और बहुत सुविधाजनक होने चाहिए, सरल होने चाहिए। ये जब से लॉकडाउन लगा तो उत्तराखंड के बहुत सारे लोग होटल लाइन में देश विदेश में काम करते हैं, और ये पिछले 2 साल के अंदर अंदर लगभग 20 युवा ऐसे हैं जो विदेशों से आए और उन्होंने डेयरी सेक्टर में काम शुरू किया। और हमने पूरा समय, पूरा जितना हमें नॉलेज थी, हमने उनको स्थापित करने में लगाया। और वैसे भी अपना ध्येय ये है कि जो भी अब नया काम कर रहा है, जो भी इस सेक्टर में आ रहा है, उसको सब तरह की चीज़ें हम बताते हैं ताकि उसको कोई सी जो दिक्कतें हमें वो उसे ना हो ऐसा। और उनके लिए हमने कई बार बैठकें भी आयोजित की, और हम लॉकडाउन में कई गाँव में बैठक करने भी गए उस बीच, क्योंकि लोग घरों में थे, जबकि काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी हम गए और भगवान की कृपा से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहा और लोग बहुत माने हमारी बात को स्वीकारते भी हैं। तो इससे हमें आत्मसंतुष्टि भी होती है कि चलो हम जो काम कर रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं तो उसको सुविधा होती है। और कोई भी नई चीज़ आती है तो हम अपने ग्रुप में उसका समाचार भी डाल देते हैं, और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, और पढ़े लिखे लड़के, MBA पास लड़के, और पुलिस के अधिकारी, सेना में ऐसे अधिकारी ही, एक इसरो के वैज्ञानिक हैं जो इसरो में रहे, और वो जर्सी गाय पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ देहरादून में? देहरादून के रहने वाले हैं, और यहाँ पर मोहन पार उन्होंने साकुम्बरा रोड पे एक ज़मीन ली है, वहाँ पर उनका डेयरी है। 75 साल के एज के हैं, लेकिन पूरा जज्बा है।
ऐसे बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इसकी तरफ ज़्यादा फोकस है लोगों का कि डेयरी और दूध की तरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तो हमारा भी ये प्रयास है कि नए लोगों को पूरी ट्रेनिंग दे दी जाए और सरकार की भी जो योजनाएं उनको सब बताते हैं, उनको जो भी उसके नियम कानून कोई हमारे पास जियो वगैरह होते हैं तो उसकी कॉपियां भेज देते हैं ताकि उसको बैंक में या कहीं पर भी जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप किसी को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए पूरी मदद कर रहे हैं? पूरी मदद, निःशुल्क, कोई किसी प्रकार का किसी से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये है कि जितना हमें है उतना हम उनको बताते हैं और उनको कोई दिक्कत ना है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो युवा हैं सर, जी, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए ये है कि अगर हमने मेहनत और लगन से काम किया तो कोई भी काम खराब नहीं है, कोई भी काम घाटे का नहीं है और थोड़ा देर लगेगी लेकिन धीरे धीरे फिर मज़ा आने लगता है। और मैं स्वयं और हमारी ऐसी टीम है कि हम अपनी गाड़ी से दूर दूर तक भी जाते हैं और लोगों को समझाने जाते हैं और लोग हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। और फिर कई बार लोग जब हमारी बात सुनते हैं तो हम कहते हैं पहले देखने भी आओ, तो लोग देखने भी आते हैं। हमारे 4, 5, 6 जितने भी अच्छे लोग हैं उनके मॉडल देखने भी आते हैं और उसके बाद उस गांव में जब हम दोबारा जाते हैं तो बड़ा अच्छा माहौल उसमें रहता है और वो लोग बहुत अच्छे ढंग से हमारी बात सुनते हैं। तो हमें ये आत्मसंतुष्टि होती है कि हमारे कहने पर किसी ने काम शुरू किया और उसकी आगे भी जो भी दिक्कतें होती तो लोग पूछते रहते हैं। यहाँ सुबह माने 6 बजे भी कई लोग अगर सुबह कोई गाय को दिक्कत हुई तो पूछते हैं और लोगों को लगता है कि हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग है। हमारी कोई ट्रेनिंग हमने ऐसी नहीं लेकिन सीखा है हमने। अच्छा, एक चीज जो जानकारी आती है सर उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ रोजगार के लिए बहुत सारे लोग अपने गांव को, अपने घर को छोड़ चुके हैं। जी जी। उत्तराखंड में कहा जाता है कि संभावनाएं बहुत हैं। जी जी। पशुपालन की भी बताते हैं और एग्रीकल्चर में भी बताते हैं और बागवानी में भी बहुत सारी संभावनाएं बताई जाती हैं। तो चूक कहाँ हुई, कमी कहाँ है? दिक्कत ये मनोबल बढ़ाने की है और दूसरा जैसे पहाड़ों में एक दिक्कत है कि मार्केटिंग की थोड़ा दिक्कत रहती है, दूर होता है। लेकिन हम जितने भी नौजवान हैं उन्हें कह रहे हैं कि ये जो विदेशी ब्रीड है, ये बड़ी गाय है, इसे मत ले जाओ पहाड़ में। आप पहाड़ की जो बद्री गाय है उसी को पालो और कोऑपरेटिव या समूह बना करके पालो। कोई भी काम यदि खेती बाड़ी का आप कहें तो वहाँ पर अगर आप समूह या कोई समिति बना करके करेंगे तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और व्यक्तिगत क्या होता है कि आदमी को मानो अगर वो दूध का उत्पादन करा तो उसे दूर मार्केट करना पड़ता है, उसमें उसका खर्चा ज़्यादा होता है, समय भी लगता है। तो यहीं रायपुर ब्लॉक का एक इंटीरियर का गांव है, वहाँ का एक नौजवान वो भी होटल में काम करता था। तो उसने बताया कि उसे रायपुर वो दूध लेके आता है, फिर वापस जाता तो बहुत समय लग जाता है। तो अगर वो कोऑपरेटिव बना लिया और मिल के बल्क में आए, वो माने एक गाँव में अगर 100 लीटर दूध होता है और 2-2 गाय पालें, 3-3 गाय पालें, ज़्यादा गाय ना, और उसको इकट्ठा करके लाएं तो उनको थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और उससे क्या होगा कि 4 लोग यदि गांव में काम करेंगे तो फिर सब सहयोग भी करेंगे और पलायन भी रुकेगा। और थोड़ा सरकार को विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, अधिकारियों को वहाँ दौड़ाने की आवश्यकता है। और जो वहाँ पर जिन्होंने पलायन नहीं किया, जिन्होंने अपना रोजगार, अपना परिवार वहाँ रखा है, मेरा कहना है कि यदि पहाड़ में जितने लोग वर्तमान में अपना काम करके अपना स्वरोजगार कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने आप को वहाँ रोका है। तो ऐसे लोगों को सरकार को उनके खेत में जाके, उनके घर में जाकर के सुविधाएं देनी चाहिए, जो उनको आवश्यकता है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो कितनी महंगी है। अगर मान लो उसको गाय चाहिए तो गाय खरीद के दें, अगर उसको गाय या उससे डेयरी के कोई इक्विपमेंट चाहिए तो वो खरीद करके दे दें, अगर उसको छोटा कोई ट्रैक्टर चाहिए तो ट्रैक्टर खरीद करके दे दें। उससे क्या होगा कि जो आसपास का जो किसान नहीं कर रहा है कुछ, उसको प्रेरणा मिलेगी कि भाई जो काम करेगा उसको सरकार देगी। और नहीं तो क्या होता है कि उसका एक दिन जो है जिला मुख्यालय आना होता है, सीबीओ भी वहीं बैठते हैं, जिले डेयरी विकास के अधिकारी भी वहीं बैठते हैं, एसडीएम डीएम वहीं बैठते हैं, तो उसको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। और अगर क्योंकि हम बहुत सारे किसान ऐसे जुड़े हैं तो उनको मुख्यालय आने में बहुत देर लगती है। तो सरकार के जो सब जगह विभाग हैं, सब विभागों के बहुत सारे ऐसे फील्ड के कर्मचारी होते हैं जो वहाँ पर जा करके उनकी समस्या को देखें और उनको उसका समाधान वहीं पर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पलायन आराम से रुक जाएगा। मतलब रोजगार के बहुत साधन पहाड़ के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन वो एक्सेस नहीं हो पाता उनका उस तक। जी जी। लोगों का अगर वहां तक एक्सेस हो जाए, सुविधाओं तक एक्सेस हो जाए तो लगता है कि पलायन की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है, किया जा सकता है। और जो भी योजनाएं बनाए वो व्यवहारिक होनी चाहिए, तब पलायन रुकेगा।